Good evening, all of you, once again. Today we're going to discuss amendments related to chapter number 2. तो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी अमेंडमेंट्स थे, वापस से रिपीट करता हूं, दीज आर अमेंडमेंट्स नॉट एज पर आरटीपी, दीज आर अमेंडमेंट्स इन द स्टडी मटेरियल. अगर आप एक्चुअली में लास्ट स्टडी मटेरियल को कंपेयर करेंगे, जो May 22 ऑनवर्ड स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल है, वहां पर चैप्टर बाय चैप्टर कुछ अमेंडमेंट्स है. मैंने आपको कल दिखाया भी था इनिशियल पेजेस में कैसे एक टेबल रहता है, व्हाट आर द एडिशंस इन द स्टडी मटेरियल. मुझे लगता है सिर्फ आरटीपी में देने से अमेंडमेंट नहीं होता है. अगर स्टडी मटेरियल में चेंज किया है, from exam point of view, they're definitely more important because chances of asking a question on newly added parts is extremely high. इसीलिए हम इनको as amendment रेफर कर रहे हैं. बट अगर आप आरटीपी में ढूंढने के लिए जाएंगे तो अमेंडमेंट सिर्फ एक पेज का ही मिलेगा. डू यू गेट माई पॉइंट? एज पर आरटीपी आपको कोई अमेंडमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज एज पर आरटीपी सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में जो शेयर टू बी इशूड एट डिस्काउंट है, वहां पर छोटा सा एक अमेंडमेंट है. उसके अलावा ऐसा कोई और अमेंडमेंट नहीं रहेगा. बट मुझे लगता है स्टडी मटेरियल में जो चेंजेस हुए हैं, लास्ट स्टडी मटेरियल जो एप्लीकेबल था और जो May 22 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. बिकॉज आप सब लोगों ने N21 या M22 के लेक्चर्स को रेफर किया होगा, एंड जब स्टडी मटेरियल में चेंजेस आया होगा, उसके पहले स्टडी मटेरियल फाइनलाइज हो चुका था, जो अपने क्लासेस के अंदर आपने रेफर किया होगा. इसीलिए आपके लिए ये टेक्निकली अमेंडमेंट्स बन जाते हैं. तो आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ में. यहां पर दो मेजर चेंजेस हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में एंड दूसरा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर. तो आप एक काम कीजिए, इन योर पीडीएफ कम टू पेज नंबर 7, चैप्टर नंबर 2. देखो, जो पहला चेंज है वो एक्चुअली में अमेंडमेंट नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब ओरिजिनली स्टडी मटेरियल बनाया था, उसमें थोड़ा इनकंसिस्टेंसी था, थोड़ा क्लैरिटी नहीं था. उस इनकंसिस्टेंसी को हटा दिया है और थोड़ा क्लियर कर दिया है. बट एक अच्छा चीज है, वो जो क्लैरिटी लाए हैं, अब उससे अंडरस्टैंडिंग और इजी होगा और एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब आज तक 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस काफी कॉमन थे, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, और 6 मार्क क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो. बट बिकॉज अब थोड़ा आंसर को रिफाइन किया है, वापस से शायद स्कोप है कि ये क्वेश्चन वापस से आ सकता है. सर क्या चेंज है? देखो, सिंपल शब्दों में चेंज अगर आप मुझे पूछोगे ना, ऑडिट प्रोग्राम में एक हेडिंग था कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. डू यू गेट माय पॉइंट? एंड पहले मटेरियल में क्या दिख रहा था, एक 2 अलग अलग सेपरेट हेडिंग्स थे. अगर आपको चाहिए तो मैं रेफर करके दिखा सकता हूं. Audit program, that means you have to go to SA 300. में मैंने आपको लास्ट में नोट्स के फॉर्म में ऐसा ऑडिट प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा. अब इसमें कैन यू सी कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, वो मैं तब भी बोला था ये इंपॉर्टेंट है. यही कॉन्सेप्ट को उन्होंने और रिफाइन करके डिटेल में दे दिया है. ये आपके मॉड्यूल्स में होगा, पेज नंबर 1B.8 पे. कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, वहां पे 5 पॉइंट्स होंगे, वही सेम पॉइंट्स है, साथ में 2 पॉइंट्स को ऐड कर दिया है. और वो 2 पॉइंट्स जो ऐड किए वो कहां से ऐड किया बोलता हूं आपको मैं. नीचे आओ, पेज नंबर 1B.9, कैन यू सी डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. और मैंने बोला भी था, देखो ये थोड़ा सा स्टूपिड है कि कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम बोल दो या डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम बोल दो, बात तो सेम ही है, हेडिंग्स भी सिमिलर है, पर दोनों के अंदर आंसर का कंटेंट जो है अलग अलग लिखा हुआ है. एंड जो डेवलपिंग दी ऑडिट प्रोग्राम में जो कंटेंट है वो थोड़ा इलॉजिकल भी था. उसमें से कुछ पॉइंट्स लॉजिकल थे, बट कुछ पॉइंट्स डेवलपिंग दी ऑडिट प्रोग्राम के लिए लॉजिकल नहीं थे. दे वर मोर लाइक इंट्रोडक्शन. तो उन्होंने फाइनली इस चीज को स्क्रैप आउट कर दिया है, ये चीज को निकाल दिया है. और क्या किया, सिर्फ यहां से 2 हेडिंग्स को पिक कर लिया. कैन यू सी फर्स्ट 2 पॉइंट्स, रिटन ऑडिट प्रोग्राम एंड दूसरा ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट. इन दोनों को उठाया, डू यू गेट माय पॉइंट, और इसको इंक्लूड कर दिया हमारे जो ओरिजिनल 5 पॉइंट थे ना उनके साथ में. बॉटम लाइन, अब आपका जो हेडिंग रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम. अब वहां पर 5 पॉइंट के बजाय 7 पॉइंट मिलेंगे. जो ओरिजिनल 5 पॉइंट थे वो तो रहेंगे रहेंगे, फिर डेवलपिंग वाले के 2 पॉइंट्स को उठा करके उन्होंने और इंक्लूड कर दिया है. हाउ विल इट लुक लाइक? दिस विल लुक लाइक दिस नाउ. सो इफ यू कम हियर, कैन यू सी द सेम 5 पॉइंट्स स्टे विद इन द स्कोप, determine the evidence, include only relevant steps, consider the possibilities of error and coordinate the procedure. ये 5 पॉइंट पहले भी थे. 2 चीजें क्या इंक्लूड कर दिया है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर्ली इंक्लूड करना एंड एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाना. मतलब बॉटम लाइन, उन्होंने अपने स्टडी मटेरियल में जो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी था, लैक ऑफ क्लैरिटी था,
दो ऑलमोस्ट सिमिलर हेडिंग के अंदर अलग अलग कंटेंट लिख के दिया था और बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग था कि मैं एग्जाम के अंदर कौन सा आंसर पिक करके लिखूं सो दैट आई स्कोर वेल। वो प्रॉब्लम को फाइनली रिजॉल्व कर दिया है। मैंने नॉर्मल लेक्चर के अंदर भी ये बात बोली थी दैट इट इज एक्सट्रीमली स्टूपिड टू हैव टू सेपरेट हेडिंग्स एंड टू डिफरेंट कंटेंट ऑल टुगेदर, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। मतलब बॉटम लाइन, अब उन्होंने उस चीज को सॉल्व कर दिया है। अब सिंपल सा हेडिंग है, कौन सा, कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम बोल लो या डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम बोल दो, वो 5 पॉइंट प्लस वहां के 2 पॉइंट को बोरो करके इंक्लूड करके इन्होंने 7 पॉइंट बना दिए। बात समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? एंड आपको बात बताऊं क्या, मैं जो बचे हुए 3 पॉइंट छोड़े ना, उनसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना दिए। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है पूरा का पूरा, बट इसको स्ट्रीमलाइनिंग किया है, थोड़ा क्लींजिंग किया है, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंटेड था पहले, अब उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट किया। मतलब अमेंडमेंट के नाम पे वर्ड आंसर इज 0, देयर इज नो अमेंडमेंट, इट्स जस्ट मोर लाइक थोड़ा चीजों को शिफ्ट करके क्लीन कर दिया है। चलो अब यहां तक आए, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ऑडिट प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सर SA 300 टॉक्स अबाउट ऑडिट प्लानिंग, डू यू गेट माय पॉइंट? वहां पर एक कॉन्सेप्ट है ऑडिट प्रोग्राम। सो ऑडिट प्रोग्राम इज बेसिकली योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, कि इस एरिया के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर्स लगा के चेकिंग करना चाहते हैं। याद है मैंने आपको ऑडिट प्रोग्राम दिखाया था फॉर कैश एंड बैंक हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर, अगर आपको याद होगा तो हमने, याद है 230 के पीछे जब हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, मैंने डॉक्यूमेंटेशन का आपको रिवीजन भी करके दिया लैब सेशंस के अंदर। 230 के नीचे हमने एक ऑडिट प्रोग्राम फॉर कैश एंड बैंक ये डिस्कस किया होगा, यस और नो? और देखो यहां पे लिखा हुआ भी था, रीड अलोंग विद SA 300, लिखा था क्या? मतलब बॉटम लाइन, ये हमारा जो कैश एंड बैंक का ऑडिट प्रोग्राम है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम, अगर आपने ये ऑडिट प्रोग्राम जो हमने कैश एंड बैंक के लिए लिखा वो दिमाग में रखा, तो तुम्हारा आंसर परफेक्टली मैच हो जाएगा। क्या बोलते हैं, सुनो मेरा बात सर। सबसे पहले वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? डोंट यू थिंक हमें क्लियरली मालूम होना चाहिए हमारा इस एरिया में ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहते हैं और हमारे लिमिटेशंस क्या है। याद है क्या, हमको ऑडिट में हमारा ऑब्जेक्टिव एज वेल एज हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस दोनों मालूम होने चाहिए। तो सर व्हेन आई एम डिजाइनिंग माय ऑडिट प्रोग्राम, आई शुड नो रियली वेल व्हाट इज माय स्कोप ऑफ वर्क, दैट इज माय कोर ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज मेरे लिमिटेशंस क्या, ये मुझे मालूम होने चाहिए। फिर सर जब मैं ये ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं, डोंट यू थिंक मैंने क्लियरली बोलना चाहिए इस कैश एंड बैंक में एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहता हूं, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप से मुझे क्या कंफर्ट मिलेगा, सेकंड स्टेप से मुझे क्या कंफर्ट मिलेगा। याद है क्या वर्ड असर्शंस, तो सारे असर्शंस फुलफिल होते हैं, उसके हिसाब से पूरा प्रोसीजर डिजाइन करना पड़ेगा और प्रोसीजर इतना अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा सो दैट इट कैन एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शन टू माय असिस्टेंट्स। जो लोग मेरे लिए ये प्रोग्राम को पढ़ करके प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, उनके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जैसे एक्ट करना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सब चीजें हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो मतलब सर आई हैव टू स्टे विद इन द स्कोप, I should know my objective really well, I should know my limitations really well and proper procedure को डिजाइन करना चाहिए so that my assistant should really know exactly उनको क्या चेक करना और कैसे चेक करना है। फिर सर हमने ये भी सोचना चाहिए कि यार हर एक स्टेप को जब लगा रहे हैं बेस्ट पॉसिबल एविडेंस क्या रहेगा जो हमको ऑब्टेन करना चाहिए, ताकि मेरे स्टाफ को समझेगा ना। फॉर एग्जांपल 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग कैश बैलेंस चेक करने के लिए बेस्ट पॉसिबल स्टेप क्या रहेगा, फिजिकली जाकर कैश वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करते हैं, वैसे ही कैशियर के पास जाकर के बुक्स में क्या कैश बैलेंस है और फिजिकली क्या कैश बैलेंस है आपने क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। डोंट यू थिंक दैट्स द मोस्ट लॉजिकल प्रोसीजर अवेलेबल, यस और नो? तो बॉटम लाइन, आपके पास बेस्ट पॉसिबल वेज क्या है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस और आप क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, ये आपने प्रॉपर्ली अपने प्रोग्राम में लिखना चाहिए। मतलब ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त आई हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स। सर स्टेप नंबर 1, चलो पढ़ते जाओ एक एक करके, डिस्कशन होते जाएगा। नंबर 1, यू विल हैव टू स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ योर असाइनमेंट, यस और नो? फिर देखो सर आपने पता करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल तरीके से एविडेंसेस क्या मिल सकता है मुझे, जो यहां पर मुझे नेसेसरी ऑडिट एविडेंस देगा फॉर द डिजायर्ड एरिया। अब सर ये पूरा ऑडिट प्रोग्राम रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, दिखाया ना आपको डब्बा पूरा का पूरा मैंने। सो सर द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी इन अ रिटन फॉर्मेट, ताकि सर ऑडिट प्लान को इंप्लीमेंट करते वक्त कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। प्लस इतना अच्छे से लिखना चाहिए दैट इट कैन एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शन टू माय असिस्टेंट। देखो नीचे आओ सर, इट विल इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इतना डिटेल्स में अच्छे से लिखो दैट इट कैन एक्ट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर माय असिस्टेंट। प्लस जब मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो मेरे असिस्टेंट ने ये काम किया है कि नहीं किया, ये भी तो चेक कर लूंगा ना मैं। इट विल ऑल्सो हेल्प मी इन कंट्रोलिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन। देखो याद है कि आपको मेरे ऑडिट प्रोग्राम में एक कॉलम था परफॉर्म्ड बाय, रिव्यूड बाय। परफॉर्म्ड बाय में अगर किसी ने लिखा है कि मैंने लेट्स से मिस्टर एक्स ने काम परफॉर्म किया है, तो हमको ट्रैक रहेगा ना कि 5 स्टेप में से 3 स्टेप ऑलरेडी परफॉर्म किए जा चुके हैं।
रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ है, तो मतलब प्रॉपर कंट्रोल भी रहेगा कि एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आप ऑडिट का प्लान बनाओगे कि इस एरिया में क्या चेक करना है, तो आप हमेशा सोचोगे ना उस एरिया में क्या क्या गलत हो सकता है, यू विल कीप दैट इन माइंड। सो ऑब्वियसली यू विल कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, दैट मींस यू विल कंसिडर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड कि मुझे एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहिए। तो भाई सिंपल बात है, प्रोग्राम बनाते वक्त मैंने ध्यान रखना चाहिए इस एरिया में क्या क्या गलतियां हो सकती है, अकॉर्डिंगली आई विल डिजाइन माई ऑडिट प्रोग्राम। यस और नो? लॉजिकल साउंड कर रहा है क्या पूरा का पूरा? तो एक पॉइंट आएगा, कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। अब पॉइंट नंबर जी जो है वो अच्छा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर जी क्या बोलता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था रेगुलर लेक्चर के अंदर। सर अज्यूम करो आप परचेजेस चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो? परचेजेस। व्हाइल चेकिंग परचेजेस, डोंट यू थिंक आई शुड कीप इन माइंड, लेट्स से इस कंपनी में कुछ रिलेटेड पार्टी के साथ परचेजेस है, जब मैं रिलेटेड पार्टी का नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर चेक करूंगा तो मुझे वापस मेरे परचेसेस वाले डॉक्यूमेंट में आना पड़ेगा। तो I should be able to coordinate and relate the procedure which I am applying at one area with any other area जहां पे ये related part हो सकता है। जब मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्क्लोजर देखने के लिए जाऊंगा, वापस से सब कुछ चेक नहीं करने वाला हूं। रादर हम हमारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को पहले से गाइडेंस देते हैं, ये रिलेटेड पार्टीज है, इनसे कोर परचेजेस हुए होंगे। जब आप परचेस चेक कर रहे हो तो रिलेटेड पार्टी का शीट एक अलग से बना लो पूरा का पूरा, ताकि ये डिस्क्लोजर्स आप वापस नोट्स टू अकाउंट से डिस्क्लोजर में क्रॉस रेफरेंस करके चेक कर पाओगे। मतलब आप सोचते हो जब हम एक प्रोसीजर लगा रहे हैं एक एरिया पे, क्या इसको रिलेट करना चाहिए विद अदर एरियाज ऑल्सो जहां पर इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। नीचे देखो, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। हाँ, मैंने लिटरली रिलेटेड पार्टी का एग्जांपल दे दिया, बट द वर्ड इज रिलेटेड आइटम्स, इट कैन बी रिलेटेड टू अदर एरियाज ऑल्सो। क्लियर है क्या? और एक सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, सिर्फ वही प्रोसीजर लगाना जो मोस्ट लॉजिकल प्रोसीजर है। ऑब्वियसली जो यूजलेस प्रोसीजर लगा के फायदा क्या? देखो, ओनली अप्लाई दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच विल बी मोस्ट यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग योर वेरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव। बेसिकली सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं मैंने, अब आपको बता रहा हूं कि कैसे उन्होंने लिंक करके 5 का 7 पॉइंट्स क्रिएट कर दिया है। आपको एग्जाम में जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दैट लेट्स से आप सीनियर ऑडिट टीम मेंबर हैं, आपको एक स्पेसिफिक एरिया के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। नॉर्मली एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? मैं होता तो पता क्या पूछता एग्जाम में, चैप्टर नंबर 9 और ऑडिट प्रोग्राम को मिक्स कर देता कि इस एरिया के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। तो तुम्हारा लैंग्वेज होता कि हमको ये सब चेक करने का है, पर क्या चेक करने का वो चैप्टर 9 से आता था। डरो मत, ऐसा होता नहीं है एग्जाम में, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब तुम्हारे इधर क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, तुम एक सीनियर टीम मेंबर हो, तुमको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है एक एरिया के लिए, उस एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जनरली नॉर्मली क्या क्या फैक्टर्स दिमाग में रखने चाहिए व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग और डेवलपिंग दी ऑडिट प्रोग्राम। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। क्या ये क्लियर है? पक्का? गिविंग यू 1 मिनट, यू कैन रीड ऑल दीज पॉइंट्स, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। मैंने क्लियरली समझाया है कि ये अमेंडमेंट नहीं है, इट्स मोर लाइक अ क्लैरिटी इन दी मटीरियल विच शुड बी देयर। डन? कंफर्टेबल? अब थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूं, इन्होंने जो ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखा है ना, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। पूरा प्लानिंग का ओवरव्यू है, सुनो जरा 2 मिनट के लिए। नॉर्मली हमारा ऑडिट प्लानिंग कब शुरू होता है आपको मालूम है ना? ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर रेकरिंग ऑडिट है तो लास्ट ईयर का ऑडिट जब खत्म होगा इमीडिएटली तब प्लानिंग शुरू हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑडिट एंगेजमेंट। एंड सर क्या ये प्लानिंग हमारा विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज हो सकता है, कंटिन्यूसली बदल सकता है? बिल्कुल, ऑब्वियसली एज एंड व्हेन थिंग्स विल चेंज योर प्लानिंग में ऑल्सो गेट रिवाइज्ड। अच्छा, जब आप प्लानिंग करते हो तो याद करो, आप दिमाग में रखोगे कि सर सबसे पहले रिस्क असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, फिर सोचेंगे रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद में कंट्रोल का टेस्टिंग करना है या नहीं करना है। और मतलब याद है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क? दैट मीन्स आप स्टार्टिंग में डिसाइड करोगे ना वेदर यू वांट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स और नॉट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स। अरे यस और नो? इफ यू वांट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स तो आपको कंट्रोल टेस्टिंग करने के बारे में भी प्लानिंग करना पड़ेगा। इफ यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस तो आपको डिटेल्ड सब्सटेंटिव का प्लानिंग करना पड़ेगा। कुछ याद आया क्या? फिर सर व्हेन यू डिजाइन योर ऑडिट प्रोसीजर, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है तो आप याद है कॉम्बिनेशन लगाओगे, यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल प्लस एआरपी। याद आया क्या? सर कुछ कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं
जिनका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ऑडिटर इन्वेंट्री कभी भी चेक कर सकता है, कैश एंड बैंक कभी भी चेक कर सकता है, ऐसा कोई लॉजिक है क्या शुरुआत कैश एंड बैंक से करना चाहिए? कोई कंपल्शन नहीं, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आल्सो। साल खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, यू कैन स्टार्ट विद एनी एरिया, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच। डू यू गेट माय पॉइंट? बट देयर आर सम ऑडिट प्रोसीजर्स जिनके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी कंडक्ट कर रहा है, तुमको उसको ऑब्जर्व करना है, तो 31 मार्च को प्रेजेंट होना चाहिए ना यार वहां पे। 15 अप्रैल को जाके क्या फायदा होने वाला है? जब फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म जब हो रहा है 31 मार्च को, आपको उसको ही ऑब्जर्व करना है, तो आपके लिए सर टाइमिंग भी क्रूशियल है इस केस में। सर फिजिकली कैश वेरीफाई करना 31 मार्च को, तो 31 मार्च को जाना पड़ेगा ना यार। एंड आइडियली 31 मार्च को लंच के बाद जाना चाहिए, ऑलमोस्ट अराउंड द डे एंड, ताकि यू विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल कैश बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। तो मतलब कभी कभी टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉर्मल केसेस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अच्छा, जब आप ये डिजाइन कर रहे हो कि हम एग्जैक्टली कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, तो हो सकता है ना कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा कुछ एरियाज में हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, वी मे हैव टू कंसीडर यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। इट कैन बी यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और इट कैन बी यूजिंग योर ओन एक्सपर्ट। तो ये सब चीजें इन जनरल व्हेन वी आर मेकिंग अ प्लान कि एग्जैक्टली कैसे हम इन एरियाज पे कंफर्ट ऑब्टेन करेंगे, ये सब चीजें आप कंसीडर करने वाले हैं। यही ओवरव्यू ऊपर के 2 पैराग्राफ्स में लिख करके दिया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस वंस, एक बार आराम से। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क भी करता हूं, मेरे साथ में आराम से पढ़ लीजिएगा उसको, आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे उन्होंने अब सिंप्लीफाई कर दिया है जो पहले एक अनरीजनेबल तरीके से इंक्लूडेड कंटेंट था उसको। देखो सर, नॉर्मली ऑडिट प्लानिंग विल कमेंस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। लॉजिकल लगता है? एंड सर ऑब्वियसली ये मॉडिफाई हो सकता है जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस करेगा। सर आप अपने प्लानिंग में सोचेंगे ना कि आपको इंटरनल कंट्रोल्स पे कितना रिलाई करने का है, और फिर कंप्लायंस प्रोसीजर का जब कंक्लूजन आएगा तभी डिसाइड करोगे ना सब्सटेंटिव कितना लगाना है। हमेशा बोलता था कंट्रोल्स आपने सोचे अच्छे हैं, कंट्रोल्स एक्चुअली में अच्छे हैं, यू मे परफॉर्म नॉर्मल सब्सटेंटिव। बट सर आपने सोचा नहीं कंट्रोल्स आर रिलायबल, बट आफ्टर टेस्टिंग कंट्रोल यू कंक्लूडेड कंट्रोल्स आर नॉट रिलायबल, यू मे हैव टू रिवाइज योर प्लान फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। मालूम है ना ये सब चीजें आपको? मैंने आपको पूरा रिवीजन करके दिया 315 का। फिर देखो नेक्स्ट, सर वाइल डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम हम सोचेंगे हमें कंट्रोल पे रिलाई करना है कि नहीं करना है, शायद कभी कभी रिलाई नहीं भी करेंगे हम। सर हमको टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, असिस्टेंट कब अवेलेबल रहेंगे, अदर ऑडिटर, मतलब अदर ऑडिटर कैन बी, याद है क्या हमारे कंपोनेंट्स के अलग अलग ऑडिटर हो सकते हैं। बड़ा कंपनी है, समझ लो मेरा बात, एक ब्रांच के लिए सेपरेट ऑडिटर हो सकता है, उसके काम पे हमको रिलाई करना है या नहीं करना है, समझ लो। जॉइंट ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यस और नो। नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको कब क्या प्रोसीजर लगाना है, बट कभी कभी जैसे इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का, अटेंड करने का है, वो जिस दिन होगा उस दिन ही आपको अटेंड करना पड़ सकता है। डोंट यू थिंक इट्स लाइक एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन वेरियस लेक्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ आवर ऑडिट डिस्कशन। ये उसका बेसिक एक समरी सा पार्ट लिख करके दिया है, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाइल डेवलपिंग और कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए। क्या ये क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या पॉइंट्स दिमाग में रखोगे? ये लाइन के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्या आपको ऑडिट प्रोग्राम का जो अपडेट है समझ में आया क्या? कंफर्टेबल? आगे बढ़े, लेट्स गो नेक्स्ट। अब एक अपडेट है आपको मटीरियलिटी रिलेटेड। ये अच्छा अपडेट है ऑनेस्टली, मेरे को ऑडिट प्रोग्राम से चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मटेरियलिटी पे क्वेश्चन आने का। रीजन बोलता हूं आपको मैं, मटीरियलिटी ना एक बहुत कॉमन एरिया नहीं है फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एट इंटरमीडिएट लेवल। उसके पीछे कारण है, ओल्ड सिलेबस में मटेरियलिटी को ढंग से डिफाइन ही नहीं किया आपके सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में डिफाइन किया बट कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ओरिएंटेड मतलब डिफाइनिंग किया, कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो अभी भी मिसिंग था। फाइनली उन्होंने 2 पेज का अच्छा कंटेंट इंक्लूड किया है जो एक अच्छा इंट्रोडक्शन है मटीरियलिटी क्या होता है। ऑनेस्टली जब आप पढ़ेंगे आपको ऐसा मुस्कुराने का मन करेगा कि आपको ये सब ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि हमने जब हमारा डिस्कशन शुरू किया था, मैं डिस्कशन हमेशा इधर से शुरू करता था, ऑल्दो नोइंग कि आपके मटेरियल में ये सब नहीं है, बट क्योंकि मैं आपको ऐसे 320 पढ़ा रहा था, ना कि आपका ऑडिट सिलेबस पढ़ा रहा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एंड नाउ आपको रियलाइज होगा दैट मटेरियल बनाने वाला आदमी ने 320 को रेफर किया है, समझ रहे मेरा बात तुम, और कुछ कंटेंट जो रेलेवेंट लगा था उसको अच्छे से इंक्लूड किया है। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जेन्युइनली अच्छा पार्ट है, वी विल डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल। कैन वी गेट स्टार्टेड? ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। वापस से बोल रहा हूं, ये अमेंडमेंट क्यों है प्लीज समझने का ट्राई करो।
बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट मेरे से करेंगे अननेसेसरली, इसलिए पहले बता रहा हूं, देख लो, वापस चेक कर लो। स्टूडेंट्स, BOS नॉलेज पोर्टल, अगर आप इंटर में आकर के स्टडी मटेरियल में जाएंगे ऑडिट के, जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है मई 22 का, मतलब नवंबर 21 तक का जो स्टडी मटेरियल था, उसमें ये जो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, ये सब चीजें नहीं थे इंक्लूडेड इन द स्टडी मटेरियल। इसको ICAI ने बाद में इंक्लूड किया है। डू यू गेट माय पॉइंट? हालांकि RTP में नहीं लिखा, पर RTP में नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं अमेंडमेंट नहीं है। ICAI का अजम्पशन है तुम लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे होंगे, बट मैं बता रहा हूं फॉर इंक्लूडिंग मी, जब मैंने भी N21 या दिसंबर 21 की रिकॉर्डिंग किया होगा, तो अपडेटेड ICAI मटेरियल रेफर करने का स्कोप ही नहीं था, क्योंकि अपडेशन ही बाद में आया था। उसके पहले ही बुक्स प्रिंट होकर के लेक्चर शुरू हो चुके थे। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो देयर इज ऑलवेज अ गैप इन व्हेन दे हैव इंक्लूडेड द मॉडिफिकेशन एंड व्हेन वी हैव रिकॉर्डेड। उस गैप को ब्रिज करने का ट्राई कर रहा हूं मैं। सर आप यहां पे चेक करोगे ना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आकर के आपको बोल्ड में कुछ चीजें क्लियरली मिलेगी, दैट विल एक्सप्लेन यू कि ये अमेंडमेंट है। देखो ऑडिट प्रोग्राम में क्लियरली बोल्ड में दिख रहा है क्या, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। मैंने एग्जैक्टली यही चीज आपके साथ डिस्कस किया है। सिमिलरली मटेरियलिटी वाले पार्ट के लिए भी आपको क्लियर कट कंटेंट मिलेगा बोर्ड में, दिख रहा है क्या, ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। यही सेम चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे लगता है ये नया इंक्लूजन है और अच्छा कंटेंट है। ऑनेस्टली अगर ये बहुत टाइम पास होता ना तो मैं डिस्कस भी नहीं करता। ये अच्छा कंटेंट है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, ताकि आप इस चीज को मिस आउट ना करें। देखो ऑडिट सिलेबस का प्रॉब्लम है, अब चैप्टर नंबर 2 में गिने चुने 2-3 एसेज है, मोस्टली 300 पे फोकस है, 320 पे फोकस है। डू यू गेट माय पॉइंट? अब उन 2-3 एसेज में से एक ही क्वेश्चन आने वाला है। मान लो एक ही क्वेश्चन यही आ गया क्योंकि रिसेंटली इंक्लूड किया है, तो आपने भले ही बहुत अच्छा समझा होगा ऐसे को, भले ही पूरा ऐसे अच्छे से पढ़ा होगा, इट विल बी यूजलेस इफ यू कैन नॉट राइट व्हाट ICAI वांट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट सेइंग योर अंडरस्टैंडिंग विल नॉट बी ग्रेट, वो अच्छा रहेगा, बट पास होने के लिए नंबर भी तो चाहिए ना अपने को। इसलिए थोड़ा वो भी सोचना पड़ेगा कि ICAI चांसेस क्या है, क्या ज्यादा पूछ सकता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। एंड चैप्टर नंबर 2 का अच्छा वेटेज है, एक क्वेश्चन नॉर्मली हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इधर ऑडिट प्रोग्राम को जो नया पार्ट है या जो मटेरियलिटी का नया पार्ट है, दोनों में से किसी एक पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इन द कमिंग May 22 एंड November 22 एग्जाम्स। कैन वी गो अहेड? चलो, जस्टिफाई करना पड़ता है आजकल यार, अनफॉर्चुनेटली। जरूरत नहीं है वैसे, बट कोई ऑप्शन नहीं है, वरना कोई बोलेगा अरे ये कोई अमेंडमेंट नहीं, RTP में नहीं मैच हो रहा है, फालतू का। चलो लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। हेडिंग क्या है? ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। यहां पर ये आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा मटेरियलिटी वर्ड का मतलब क्या है। एंड जब ये मटेरियलिटी समझाएगा ना, ये बोलेगा डोंट ओनली थिंक फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट यूज द वर्ड मटेरियलिटी, फोकस ऑन द वर्ड मटीरियल। मटीरियल का मतलब क्या है? समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। अब देखो जब मैं ऑडिटर के बारे में बात करूंगा, इट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, यस और नो? बट सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता होगा, तो मटेरियलिटी इज नॉट ओनली फॉर ऑडिटर, इट इज ऑल्सो फॉर द कंपनीज मैनेजमेंट वो प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बोल रहा है मटेरियलिटी बहुत सब्जेक्टिव है। याद है मैंने आपको नोट्स में जब मटेरियलिटी को पूरा समराइज कराया था, स्टार्टिंग में बताया था मटेरियलिटी का डेफिनेशन। सर एनी आइटम, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं सुनना, एनी आइटम और ट्रांजैक्शन which in auditor's judgment can influence the decision of my users can be called as material। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी आइटम है, कोई भी इवेंट है जो मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है, वो मेरे लिए मटेरियल कहलाएगा। नोटबुक में मटेरियलिटी हेडिंग के साथ में पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन लिख के दिया होगा मैंने। फिर मैंने आपको बताया होगा सर मटेरियलिटी ना सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है मटेरियलिटी इज अफेक्टेड ओनली बाय अमाउंट इन्वॉल्व, पर मैंने बोला होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मटेरियलिटी। सर अमाउंट इन्वॉल्व एक फैक्टर है, साथ साथ में एक इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सर एक कंपनी ने लॉयर को 10,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाई डिड यू पे लॉयर इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू यू गेट माय पॉइंट? सर आपने स्टैंप ड्यूटी पे किया, आपने स्टैंप ड्यूटी क्यों पे किया? कोई ना कोई उससे कनेक्टेड ट्रांजैक्शन रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। स्टैंप ड्यूटी छोटा सा अमाउंट भी हो सकता है। डू यू गेट माय पॉइंट? बट व्हाई डिड यू पे इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। सो मटेरियलिटी इज नॉट जस्ट कन्विंस्ड बाय द वर्ड अमाउंट इन्वॉल्व। सर अमाउंट इन्वॉल्व एक फैक्टर है, साथ साथ में दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, और तीसरा फैक्टर बोला था मैंने सर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। जहां भी कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस है, हर एक रुपए का नॉन कंप्लायंस आपके लिए मटेरियल कहलाएगा, बिकॉज यहां पर बात ना अमाउंट की नहीं है, यहां पर बात है कंप्लायंस की। आपने कंप्लाई किया या नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशन टैक्स तो हम 200 रुपए डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉय का। डू यू गेट माय पॉइंट? बट आपने डिडक्ट नहीं किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू गेट माय पॉइंट? एम्प्लॉय का सैलरी 1 लाख रुपए हो सकता है, प्रोफेशन टैक्स का अमाउंट 200 रुपए रहेगा, बट 200 नहीं डिडक्ट करना इज अ बिगर चैलेंज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो बॉटम लाइन, मटेरियलिटी इज नॉट जस्ट अफेक्टेड ओनली बाय द अमाउंट, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। अभी सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट में
ये डिस्कशन करेंगे मटेरियलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सर कहीं कहीं पे टेक्निकली उन्होंने लॉ में या कहीं ना कहीं सिचुएशन में डिफाइन किया होगा व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट मटेरियल। डू यू गेट माय पॉइंट? और जहां पर डिफाइन नहीं किया है वहां जजमेंट विल कम इनटू पिक्चर। सो ईदर इट इज डिफाइंड एज पर लॉ, डू यू गेट माय पॉइंट, और इफ इट इज नॉट डिफाइंड बाय लॉ देन द जजमेंट विल कम इनटू पिक्चर। अब इन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है शेड्यूल 3 का, जो मैं डेफिनेटली अग्री करता हूं और आपको सही में समझ में आना चाहिए, और मेरे को लगता है अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। ढंग से पढ़ना मेरे साथ में आओ। सबसे पहले मैं जो वर्ड्स मार्क कर रहा हूं ढंग से पढ़ना मेरे साथ में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। नाउ व्हाट आर मटेरियल आइटम्स? डेफिनेशन देखना, द आइटम्स जिसका नॉलेज माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ माय यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैन आई से जो डेफिनेशन मैंने दिया एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन लिख करके दिया है? यस और नो? सर मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, मतलब सिर्फ अमाउंट इन्वॉल्व ही इक्वली मतलब रेलेवेंट फैक्टर नहीं है, इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। लिटरली आपको बता रहा हूं जो आपके नोटबुक में लिख के दिया है ना वही इधर लिखा है, अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर 100% मतलब सेम रहेगा, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। नीचे आओ। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल अमाउंट लॉस्ट बाय अ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन एम्प्लॉई। फॉर एग्जाम्पल सुनो ना, कैश फ्रॉड भले 500 रुपए का रहेगा, 500 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश फ्रॉड इजीली हो सकता है। दैट गिव्स मी ए हिंट दैट कंपनी में इवेंचुअली मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा अमाउंट में भी हो पाएगा। मतलब कैश फ्रॉड बेसिकली एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स या एम्बेजलमेंट ऑफ कोई भी तरीके का पैसा, कैश, बहुत बड़ा अमाउंट फ्यूचर में हो सकता है। ये लैक ऑफ कंट्रोल बता रहा है, मतलब कंट्रोल लैप्स है या एग्जिस्ट नहीं करता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा, इट मे इंडिकेट सीरियस फ्लॉ इन द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट मे रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, ताकि कोई बड़े लॉसेस फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर फोकस किस पे दे रहा है? नेचर पे दे रहा है। ये क्यों हुआ, इसका इंपैक्ट और दूसरी चीजों पे क्या आ सकता है, उससे मटेरियलिटी इंपैक्ट होता है। अच्छा अब बात करते हैं सिर्फ अमाउंट के टर्म्स में। देखो in certain cases the quantitative limits of materiality is specified। इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट, कोई बड़ा बात नहीं है, 2 मार्क के लिए यही पूछ ले। कुछ केसेस में मटेरियलिटी के लिए क्वांटिटेटिव लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल 3 में डिफाइन किया है, कंपनी को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ता है फॉर एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। मालूम है ना आपको, अगर आपका कोई भी एक आइटम है इनकम का या एक्सपेंसेस का जिसका अमाउंट इन्वॉल्व आपको इंडिविजुअली छोटा लग रहा है, बट इनके डेफिनेशन के हिसाब से इट इज एक्सीडिंग 1% ऑफ योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज अ हायर लिमिट, अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको उसके रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। ये शेड्यूल 3 की गाइडलाइंस है आइडियली। कैन आई से इन्होंने इनडायरेक्टली अमाउंट टर्म से मटेरियलिटी डिफाइन कर दिया, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहां मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है और कहां नहीं देनी है। क्या आपको पॉइंट नंबर ए लॉजिकल लगता है? दूसरा एग्जांपल देखो, याद है क्या? अगर इंडिविजुअल पर्सन के पास में या एक एंटिटी के पास में शेयर होल्डिंग है मोर देन 5%, तो आपको उसके लिए सेपरेट रिपोर्टिंग करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। दिख रहा है क्या? हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स। सर लिटरली पर्सन का नाम या एंटिटी का नाम एंड द नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉपर्ली आपको रिपोर्ट करना पड़ता है आपके एनुअल रिपोर्ट के अंदर। आपको यार ये सब चीजें मैंने बीसीके के लेक्चर में दिखाने शुरू कर दिए थे, इफ यू रियली रिमेंबर। बट बॉटम लाइन ये एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, उन्होंने डिफाइन किया है कि भाई इसके ऊपर चीजें क्या बन जाएगी, मटेरियल बन जाएगी, एंड एडिशनल रिपोर्टिंग या एडिशनल डिस्क्लोजर का जरूरत पड़ने वाला है। दोनों एग्जांपल को मार्क कर लेना एमसीक्यू में या एक प्रॉपर 2 या 3 मार्क के अंदर आपसे ये एग्जाम में आ सकता है। बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, मुझे मालूम है, बट फिर भी एग्जाम में लिखना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा बात करते हैं थोड़ा एसए 320 के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मिनट जरा स्पेंड करना मेरे साथ में, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। सर याद है क्या, 2 एसेस थे हमारे पास में। सबसे पहले पढ़ेंगे एसए 320। 320 क्या बोलता है? सर ऑडिटर के लिए मटेरियलिटी का जरूरत क्या है, ऑडिटर को मटेरियलिटी का रेलेवेंस क्या है, व्हाई वी नीड मटेरियलिटी। ये भी मैंने नोटबुक में लिखवाया है आपको। अगर आपका नोटबुक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखा होगा, फैक्टर्स लिखा होगा, और बाद में लिखा होगा मटेरियलिटी इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। 2 पर्पसेस के लिए मटेरियलिटी का जरूरत पड़ता है। सर मटेरियलिटी का फायदा क्या है? मटेरियलिटी का फायदा ड्यूअल है, ड्यूअल पर्पस ऑफ मटेरियलिटी। नंबर 1 फॉर प्लानिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, कि भाई
एग्जैक्टली कितना चेक करना है जब हम ऑडिट करने वाले हैं, ये डिसाइड करने के लिए भी मटेरियलिटी काम में आएगा कि भाई फॉर एग्जांपल जब मैं रिसीवेबल्स चेक कर रहा हूं, रिसीवेबल के अंदर सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाया, उसके बाद जो बचे हुए रेसिडुअल आइटम्स है उसमें से जो बड़े बड़े अमाउंट है वो चेक कर लिए, जो छोटे अमाउंट्स है उसके अंदर भी याद है मटेरियलिटी का लेवल बनाया था अपन ने, प्रॉफिट 3 लेवल बनाए थे, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अकाउंट बैलेंस लेवल एंड ट्रांजैक्शन लेवल। ये डायग्राम याद है क्या कुछ? इधर देखो, चेक करो जरा, डू रिमेंबर दिस डायग्राम? 320 के पीछे डायग्राम था हमारा, 320 के पीछे एक डायग्राम था, रिवीजन करा रहा हूं। मटेरियलिटी को डिफाइन करेंगे 2 लेवल्स पे, एक्चुअली 3 है, बोलने के लिए 2 होते हैं, याद है? रिस्क को भी 2 लेवल पे डिफाइन किया था, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। सिमिलरली मटेरियलिटी के भी 2 लेवल थे। देखो, नंबर 1 योर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, आपको ये 25 लाख, 12.5 लाख, 1.25 लाख नंबर भी याद होगा। प्रॉफिट का अमाउंट 5 करोड़ कंसिडर किया था हमने, याद है क्या? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। एंड दूसरा था अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन लेवल, बिकॉज अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन दोनों किसके पार्ट है? असर्शन के पार्ट है। याद है, असर्शन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स। याद आया क्या? ये लेवल्स डिफाइन किए। डोंट यू थिंक ये लेवल्स आपको हेल्प करेंगे इन डिसाइडिंग व्हाट टू चेक एंड व्हाट नॉट टू चेक? सो मटेरियलिटी सबसे पहला पर्पस क्या फुलफिल कर रहा है? ये प्लान करने में हेल्प कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है। मतलब व्हाट यू नीड टू परफॉर्म एज अ ऑडिट प्रोसीजर, व्हाट यू नीड टू एक्चुअली हैव टू चेक एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली इग्नोर। ये डिसीजन मेकिंग में मटेरियलिटी आपको हेल्प कर रहा है, यस और नो? फिर दूसरा पर्पस क्या था मटेरियलिटी का? सेकंड पर्पस वाज, अगर आपने ऑडिट करते वक्त कोई गलती ढूंढी है, वो गलती को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, वो गलती मटेरियल है कि नहीं है। देखो, एक मिसस्टेटमेंट कैन बी एनी रॉन्ग क्लासिफिकेशन, एनी रॉन्ग अकाउंटिंग, बट क्या वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है? इसके लिए याद है हमको सपोर्ट चाहिए था SA 450 का, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। जो गलतियां आपको मिली है वो गलतियां मटेरियल है या नहीं है? मैंने इसलिए आपको नोट्स में लिखाया भी था कि सारी गलतियां मिलने के बाद में, याद है वर्ड था एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, सारी गलतियां मिलने के बाद में कंपेयर करना, ये हमारे मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस कर रही है क्या? अगर हाँ, तो वो गलतियां मेरे लिए क्या कहलाएगी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कहलाएगी। तो मटेरियलिटी का ड्यूअल पर्पस हो गया। पहला, ये डिसीजन मेकिंग में कि क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, कैसे चेक करना है, इसमें हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम अगर गलतियां मिलेगी, उनका इफेक्ट मटेरियल होगा या नहीं होगा मेरे यूजर्स के लिए, ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। इसीलिए 320 में मटेरियलिटी डिफाइन करते हैं एंड 450 बोलता है, 450 का नाम है इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। सो 320 अलोंग विथ 450 हेल्प्स यू इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट। मैंने ये सेम चीज नोटबुक में नोट के फॉर्म में लिखाया है। हाँ, 450 आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ाया था। डू यू रिकॉल दिस? आओ जरा, अभी ICAI ने अमेंडमेंट में क्या लिखा है देखो। सर, ऐसे 320 डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। किधर अप्लाई करने का है? प्लानिंग के लिए कि आपको प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं, दिख रहा है क्या? एंड 450 विल एक्सप्लेन यू कैसे मटेरियलिटी से आपको इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स में हेल्प मिलेगा। दिख रहा है क्या वर्ड? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। याद है क्या कुछ वर्ड्स? एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिफाइड प्लस अनआइडेंटिफाइड प्लस नेट इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। हम तो बहुत डिटेल में गए थे, इन्होंने अभी भी सिर्फ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में छोटे छोटे वर्ड्स इंक्लूड किए। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बिकॉज 320 450 के बाद में मैंने आपको 530 भी समझाया था। बहुत सारे लोगों को शायद बाउंसर जा रहा होगा, पर अगर आपने सुना होगा तो आपको धीरे 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 हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया था। रिवीजन में ऑब्वियसली मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, वैसे बताना चाहता हूं कि भाई 450 का रेलेवेंस क्या है एंड 320 का रेलेवेंस क्या है। अब जरा एक काम करो, एकदम लास्ट लाइन पे आओ, एकदम लास्ट लाइन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एज वेल एज इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एंड अनकरेक्टेड मिस्टेक। यहां पे अनकरेक्टेड रिप्रेजेंट कर रहा है अनआइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड। आइडेंटिफाइड मतलब गलती मिल गई, जो करेक्ट करना है कि नहीं करना है, एंड कुछ अनआइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड भी हो सकते हैं, जो आपने सोचा होगा अगर मैं सब चेक करता तो क्या क्या और गलत मिल सकता था। याद आएगा कुछ? इस तरीके से मटेरियलिटी आपका ड्यूअल पर्पस सर्व करता है। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में भी हेल्प करेगा, और उसके बाद जो गलतियां मिलेगी उनको इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करेगा कि वो मटेरियल है या नहीं है। एंड डोंट यू थिंक यही चीज 705 को ट्रिगर करेगा?
What was 705? That if you believe that financial statements are materially misstated, that's why you go to a modified opinion. और वो कब पता चलेगा? जब 320 और 450 को साथ में यूज करोगे. ये दोनों ही ट्रिगर करते हैं 705 को. Do you understand this? क्या आपको मटेरियलिटी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एग्जांपल जो दिए समझ में आया? 1% वाला एग्जांपल एंड 5% शेयर्स वाला एग्जांपल. वो दो एग्जांपल है कि कैसे क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर भी मटेरियलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. यस और नो? अब थोड़ा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको. अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सीरियस डायरेक्टली. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको मार्क करवा के दिया कि भाई ये दो एग्जांपल्स है जहां पर क्वांटिफाई किया मटेरियलिटी को, ए और बी. ये एग्जांपल्स क्लियर है? कैन आई गो नेक्स्ट? अच्छा नीचे आओ सर. अब ये बोल रहा है जब एज अ ऑडिटर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हो, याद है हमको क्या देखना है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एज अ ऑडिटर क्या चीज आप दिमाग में रखोगे? 3 पॉइंट्स दिए, 1, 2 एंड 3. तीनों का हेडिंग पढ़ना मेरे साथ में, बहुत मजा आएगा और सिंपल लगेगा. फर्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है. फर्स्ट हेडिंग, मिसस्टेटमेंट्स आर मटीरियल. मतलब गलतियां कब मटीरियल होती है? अरे वो मटेरियलिटी का डेफिनेशन ही है. If it is expected to influence the decision of my users of financial statements. Obviously सर सिंपल है. अगर आपको लगता है इन गलतियों की वजह से जो मेरे मेजर यूजर्स हैं, सुनो मेरा बात, मैं कोई एक स्पेसिफिक यूजर का बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मेजर यूजर्स का बात कर रहा हूं. मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स विल एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन इफ आई डोंट कंसिडर दिस एज अ मिसस्टेटमेंट. या ये मिसस्टेटमेंट को ढंग से अगर मैंने अपने रिपोर्ट के अंदर एज अ मॉडिफिकेशन, या उन्होंने अगर इसको ऑलरेडी नोट्स अकाउंट्स में दिया तो मैं ईओएम या कैम में इंक्लूड करूं. मतलब बॉटम लाइन सर ऐसी गलती जो मेरे हिसाब से मेरे यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो गलती मेरे लिए मटीरियल मिसस्टेटमेंट कहलाएगी. क्या ये पॉइंट नंबर 1 वही बोलता है? ये तो हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, जब मैंने आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट वर्ड समझाया था ना, तभी जिंदगी में समझा दिया होगा. देखो क्या लिखा है सर, मिसस्टेटमेंट्स चाहे वो ओमिशंस हैं, उनको मटेरियल कब कंसीडर करना चाहिए? अगर वो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट. याद है कि दोनों वर्ड्स, या तो वो इंडिविजुअली मटेरियल होगा या बहुत सारी गलतियों को जब इकट्ठा करेंगे तो वो एग्रीगेट के अंदर सर मेरे यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उन गलतियों को मैं क्या बोलूंगा? मटीरियल मिसस्टेटमेंट बोलूंगा. क्या ये एक लॉजिक ऑडिटर हमेशा दिमाग में रखता है while performing the audit? यस, वो बोल रहा है कि while performing the audit what important aspects you should keep in mind. क्या चीज दिमाग में रखने का है रिगार्डिंग मटेरियलिटी? क्या पॉइंट नंबर 1 तो हमको हमेशा मालूम रहता है. डू यू अग्री विद मी और नॉट? अब पॉइंट नंबर 2 पे आओ, बहुत मजा आएगा. सर जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी इज अफेक्टेड बाय द साइज और नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट. मतलब सुनो, ये मिसस्टेटमेंट मेरे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये डिसीजन सिर्फ साइज पे डिपेंडेंट नहीं है. अरे बोला था ना, साइज के साथ साथ में नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने एग्जांपल देखा सर, कैशियर का फ्रॉड भले छोटे अमाउंट का रहेगा, बट सर ये नेचर बता रहा है कैश फ्रॉड अगर इतना इजीली हो सकता है, मतलब कंट्रोल में लैप्सेस हैं, इसकी वजह से फ्यूचर में बड़ा अमाउंट का फ्रॉड भी हो पाएगा. तो देखो सर, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी शुड बी मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड दे आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय साइज और नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. मतलब सिर्फ अमाउंट इन्वॉल्व या सिर्फ नेचर नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या इट कैन बी डायरेक्टली अमाउंट, क्योंकि लॉ में बोल दिया है 5% के ऊपर डिस्क्लोजर देना चाहिए, नहीं दिया तो गलती है. डायरेक्टली अमाउंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. तो सर इट कैन बी ओनली साइज और इट कैन बी ओनली नेचर और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. सर मतलब क्या बोल रहा है? सिंपल सी बातें बोल रहा है यार. एक मिसस्टेटमेंट मटेरियल तब होगा व्हेन इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ यूजर. दूसरी बात में क्या बोल रहा है सर, एक गलती को मटेरियल कंसीडर करते वक्त सोचना सिर्फ साइज नहीं देखने का है, इवन नेचर भी देखने का है. दोनों को इंडिपेंडेंटली देखो या दोनों को कॉम्बिनेशन में देखो, दोनों चीजें कंसीडर करनी चाहिए व्हाइल जजिंग ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है. अभी तक ए और बी दोनों मिसस्टेटमेंट के ऊपर थे. डोंट यू अग्री दैट एकदम लॉजिकल चीजें हैं? ये आपको ऑलरेडी मालूम है. वापस से दोनों पॉइंट्स को रीड करो, थर्ड पॉइंट पे जाएंगे. थर्ड पॉइंट तो बहुत सिंपल है. ठीक है, लास्ट पॉइंट ये क्या बोलता है? जब हम मटेरियलिटी डिफाइन कर रहे हैं एज ऑडिटर, शुड वी कीप इन माइंड
अ स्पेसिफिक यूजर और मेजर यूजर्स क्या सोचते हैं? हम एज अ ऑडिटर स्पेसिफिक यूजर के लिए काम ही नहीं करते, वी वर्क फॉर ऑल द यूजर्स। तो मोस्ट कॉमनली यूजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और हम कभी भी एक स्पेसिफिक यूजर के नजरिए से काम ही नहीं करते हैं। ये आपको एक एडवाइस दे रहा है, व्हेन यू आर डिफाइनिंग मटेरियलिटी कीप इन माइंड दैट यू आर कंसीडरिंग मेजॉरिटी ऑफ द कॉमन गोल्स ऑफ योर मेजर यूजर्स, नॉट अ स्पेसिफिक यूजर। देखो, जजमेंट अबाउट मैटर्स कि वो मटेरियल है या नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप। मतलब जनरली जो ये सारे यूजर्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसको दिमाग में रख के मटेरियलिटी को डिफाइन करते हैं आप, ना कि कोई एक स्पेसिफिक यूजर को दिमाग में रखते हुए। देखो सर, जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट वेदर देयर मटेरियल टू यूजर्स आर बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ सेम लाइनिंग, पूरा लाइन को कॉपी पेस्ट किया है। The possible effect of misstatements on specific individual users whose need may vary widely is not considered। मतलब एक स्पेसिफिक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम नहीं करते हैं, आप मेजर यूजर्स के कॉमन इंटरेस्ट क्या है वो इक्वली इंपॉर्टेंट आपके लिए, उनको दिमाग में रखते हुए आपने मटेरियलिटी को कंसिडर करना चाहिए। क्या आपको ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 समझ में आया क्या? ये बेसिकली क्या बोलेगा मालूम है क्या? आप एक कंपनी का ऑडिटर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कंपनी काम करता है। क्या ऐसे 3-4 चीजें हैं जो आपने दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन यू आर कंसीडरिंग मटेरियलिटी एज अ ऑडिटर? तो आप देखेंगे सर एक मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब बन गया, व्हेन इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ माय यूजर्स। सर जजमेंट वेदर अ मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द साइज एज वेल एज द नेचर ऑफ transaction or the nature of matter, yes or no? फिर तीसरा चीज, I should keep in mind the common financial interest of my user as a group, not as a specific user। ये 3 चीजें मैं दिमाग में रखूंगा तो शायद मैं सही तरीके से एज अ ऑडिटर मटेरियलिटी को प्लान करके एग्जीक्यूट कर पाऊंगा मेरे ऑडिट के प्रोसीजर्स को। क्या आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? देखो यार, ये चीजें ना आपको ऑलरेडी मालूम है, बस 3 पॉइंट बना के लिखनी है, इतना एक्सपेक्टेशन है। इंडिविजुअली सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको, मतलब आई एम श्योर जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा, क्योंकि मटेरियलिटी को ऐसे लिखा ही नहीं था, ये पहली बार उन्होंने लिखना शुरू किया है अभी ढंग से, समझ रहे हो मेरा बात? अभी तो क्या लिखते थे मटेरियलिटी के लिए, कौन सा बेंचमार्क यूज कर सकते हो, बेंचमार्क के एग्जाम्पल दे दो, सब डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे, और एग्जाम में पूछते भी वही थे। तो दे नेवर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, दे ओनली सेड कॉन्सेप्ट के बारे में 5 चीजें मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट हमेशा इंट्रोड्यूस किया है, बस अब वो आपकी बुक में लिख के आया है। एक और एरिया है जहां मैं डाउट करता हूं क्वेश्चन आएगा, पर अगर आएगा तो बच्चे को पक्का बाउंसर जाएगा। बहुत मस्त सिनेरियो बना सकते हैं कि सर एज अ ऑडिटर आप भी कुछ चीजें अज्यूम कर सकते हैं, एज अ ऑडिटर आप भी चीजें कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि जब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी रिपोर्ट्स को रेफर कर रहे हैं, आपने मटेरियलिटी कैसे यूज किया होगा, समझ रहे हो मेरा बात तुम? इसके रिगार्डिंग उनके पास में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एक बात सोचो, अगर आई एम फाइलिंग अ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ऑडिटर, मैं ऑडिटर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा हूं, तुमने ढंग से काम नहीं किया, तो मेरे को मालूम होना चाहिए ना कि ढंग से काम कैसे होता है। आई कांट से कि आपकी गलती है विदाउट नोइंग कि सही चीज क्या है गलत चीज क्या है। आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो यहां पर एक तरीके से ऑडिटर को ना डिफेंड करने का थोड़ा तरीका दे दिया है। क्या तरीका दिया जरा नहीं, मजेदार चीज है, इधर आओ सर, ढंग से देखना। The auditor's determination of materiality is a matter of professional judgment। ये लाइन को यहीं से मार्क करना, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा कि सर मटेरियलिटी डिटरमाइन करना एक प्योरली जजमेंट वाला काम है, समझ रहे हो मेरा बात? एंड सर इसका इफेक्ट, इट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर। क्यों बोल रहा सर ये लाइन? सुनो मेरा बात, कुछ मटेरियल है या नहीं है, ये डिसाइड हम क्या करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? हाउ वी डिसाइड वेदर इट इज मटेरियल और नॉट? वी थिंक अबाउट यूजर्स, कैन इट अफेक्ट माई यूजर? तो सर जब मैं मेरा मटेरियलिटी डिफाइन कर रहा हूं ऑडिट में, मैं सोचेगा ना कि यूजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं है। जब मैं ये सोच रहा हूं तो मेरा भी तो यूजर से कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा कि यूजर भी रैशनल है, यहां पे यूजर को समझता है मटेरियलिटी क्या है। डू यू गेट माई पॉइंट? यूजर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर ₹1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। Are you understanding my point? तो थोड़ा रैशनैलिटी आपका भी तो assumption है ना। ये देखो यही बोल रहा है, in this context it is reasonable for the auditor to assume that users are complying with all these 4 points। complying मतलब they also know these 4 points। क्या क्या? सबसे पहले मेरे यूजर को समझता है ये कंपनी क्या है। Do you get my point? They have reasonable knowledge of the company's business।
They understand the basic economic activities, they understand the basics of accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence. मतलब अगर ज्यादा समझता भी नहीं तो एटलीस्ट वो लॉजिकल तरीके से पढ़ने के लिए विलिंग तो है. ये आपका एक्सपेक्टेशन नंबर 1 है आपके यूजर से. दूसरा चीज खतरनाक है, ये चीज वो समझते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी. मतलब कुछ गलतियां होगी जो मैनेजमेंट को मटेरियल भी नहीं लगी होगी इसलिए उन्होंने अकाउंटिंग में भी छोड़ दिया होगा. कुछ गलतियां होगी जो ऑडिटर को भी इमटेरियल लगी होगी इसलिए उसने इग्नोर कर दिया होगा. मतलब ये चीज उनको मालूम होना चाहिए दैट भाई हम सब कुछ चेक नहीं करते हैं, हम हर एक एरर को करेक्ट करने का ट्राई नहीं करते हैं. हमारे लिए भी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये उनको एक्सेप्ट होना चाहिए दैट दे अंडरस्टैंड दिस. मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट उनको कंपनी का बिजनेस समझता है, कंपनी का इकोनॉमिक एक्टिविटी समझता है, अकाउंटिंग करने का तरीका समझता है और ये भी समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और ऑडिट करते वक्त मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाया जाता है. ए और बी क्लियर है क्या? थर्ड पॉइंट पे आओ. सर वो ये भी रिकॉग्नाइज करने को तैयार है. सुनो ना, जैसे भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आते हैं, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगा यार. कोई परफेक्ट प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकता है. अब एक बच्चे ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं तुमको चलो बोलता हूं, इससे कनेक्टेड एग्जांपल है, मैं वेंट आउट नहीं कर रहा हूं, बट एक बात सोचना. एक बच्चे ने बोला सर आई वांट टू स्कोर 56 इन ऑडिट. I want to score, I scored नहीं, I want to score 56 in audit. Can I only read question answer module? My first question was, how did you arrive at 56? In theory, who can predict it? और तू 56 से क्यों प्रिडिक्ट कर रहा है? हाँ तेरे एग्जामिनेशन वगैरह मैच करके होता होगा, पर तू क्यों ऐसे सोचेगा? एंड तू ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल ऐसा हो जाएगा क्या? कौन आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन को? मतलब क्वेश्चन इटसेल्फ इज वॉइड बाय इनिशियो. Recognize the uncertainties inherent in the measurement of amount, because आप यहां पर estimates का यूज कर रहे हो, जजमेंट का यूज कर रहे हो या कोई फ्यूचर इवेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे तो सर अनसर्टेनिटीज रहेगी. इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं आपको. देखो पहले वाले में इस वर्ड को मार्क करना, रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि उनको रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए. दूसरा उनको मालूम होना चाहिए मटेरियलिटी को यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग, प्रेजेंटिंग एंड ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मटेरियलिटी को यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग, प्रेजेंटिंग एंड ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तीसरा, अनसर्टेनिटीज रहेगी जहां जहां एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है या फ्यूचर इवेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे. सर बिना अनसर्टेनिटी के इन चीजों में कंक्लूजन आ ही नहीं सकता है और कोई भी इंसान परफेक्टली 100% सही नहीं हो सकता है. ठीक है क्या? एंड सर तीसरा चीज, ये सब करने के बाद हम जब ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बना के देंगे, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करके देंगे, हमें ये भी एक्सपेक्टेशन है ये सब पढ़ के समझ के वो लोग भी रीजनेबल डिसीजन लेंगे. अब आप बिना उसको पढ़े कोई डिसीजन ले रहे हो और मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो दैट बिकॉज ऑफ यू आई लॉस्ट मनी when you did not even read the financial statements, you didn't even read the audit report, then sir that is not acceptable. That means you will take reasonable decisions on the basis of information which is given in the financial statement. Don't you think ये चारों के चारों assumptions relevant है, valid है auditor के लिए? अब वो एग्जाम में क्या करेगा? केस स्टडी बना सकता है. ऑडिटर के अगेंस्ट एक यूजर ने केस फाइल किया that you have not applied the concept of materiality properly. तो ऐसे क्या assumptions normally ऑडिटर यूज करता है while determining materiality? ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क के लिए. प्रॉब्लम ये, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चे को लगेगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, क्योंकि उसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है और चारों पॉइंट भी समझ में आए हैं. इसीलिए इस पार्ट को डिटेल में डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने जब अलग तरीके से इंक्लूड किया है. अंडरस्टैंडिंग एक बात है, जब अब मॉड्यूल में आ गया है तो मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ना भी जरूरी है और एग्जाम में कैसे लिखना है वो प्रेजेंट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए. That is why we had a amendment session on chapter number 2. 2 ही amendments है chapter number 2 में और कुछ भी major changes नहीं है. इसमें पहला वाला तो चेंज था ही नहीं, थोड़ा सा reconciling था. Do you get my point? ये वाला actual edition है जो नया पार्ट इंक्लूड किया है आपके मॉड्यूल्स में. Are we good? Are you comfortable? मैंने आपको प्रॉपरली हाईलाइट करके बता दिया, साथ साथ में कनेक्टेड पार्ट को हमने डिस्कस भी कर लिया. That's all about chapter number 2. We'll continue our discussion about remaining chapters in the next session. Thank you guys.